हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक सुनते ही लगता है सिंपल, लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स बच्चों फंस जाते हैं। कंपनी के पास पैसा आ चुका होता है पर शेयर्स अभी तक अलॉट नहीं हुए। तो क्वेश्चन ये है कि शेयर कैपिटल का ये पैसा होगा कि नहीं। आज का वीडियो के बाद आप जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट और एग्जाम ट्रिक सब 100% आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्कोर फुल मार्क्स बच्चों। ये लेक्चर नंबर 108 है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जल्दी से आप अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों, जब भी देखो शेयर एप्लीकेशन कॉल करे जाते हैं, ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मली हम इंस्टॉलमेंट मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या होगा, वेरी फर्स्ट स्टेज क्या है, शेयर एप्लीकेशन लेने की स्टेज है, जिसमें कि आप एप्लीकेशन मनी कॉल करते हो। फॉर एग्जांपल अगर 10 का शेयर है, हो सकता है आपने 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेजेस में पैसा कॉल कर रहे हो। तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द शेयर एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या होगा, जितना भी एप्लीकेशन का पैसा आएगा आप एक टेम्परेरी अकाउंट में रखते हो। बैंक अकाउंट आपका नॉट डाउट डेबिट साइड है, एसेट है, ये बढ़ जाता है ना। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आप एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट भी क्रिएट करते हो, ठीक है, जिसमें आप पैसा रखते हो, जिसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इस केस में जर्नल एंट्री आपका क्या रहता है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब हम पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्यों रखते हैं, बिकॉज अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए, है ना। अभी कुछ भी हो सकता है, अभी सिर्फ आपको ऑफर लेटर मिला नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है आपका पैसा कट भी जाए, रिफंड हो जाए, सारे का सारा पार्शियल रिफंड हो जाए, फुल अलॉटमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर जब तक टेम्परेरी अलॉटमेंट नहीं, फुल टेम्परेरी आपका आपका फुली अलॉटमेंट नहीं हो जाता, तो आपका एक टेम्परेरी अकाउंट में पैसा रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है बच्चों, क्या क्या पॉसिबल केसेस है। सबसे पहले देखते हैं, फुल रिफंड। हो सकता है कि आपको पैसा, आपको शेयर्स अलॉट ही ना हो, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ रखा है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। क्या पता मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही पूरा ना हुआ हो, क्या पता बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन गया है तो आपको शेयर्स अलॉट ही ना हुए हो, है ना। तो कहने का मतलब, जितना पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पूरे का पूरा रिफंड हो जाए किसी भी शेयर होल्डर के कॉरस्पॉन्डिंग। लेट सपोज ए कोई शेयर होल्डर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उससे शेयर्स अप्लाई करे थे 1000 और उसने एप्लीकेशन मनी जमा कराया 1 लाख। क्लियर है। अब हो सकता है कि जब तक उसको अलॉटमेंट नहीं हो जाता, तो 1 लाख का 1 लाख अभी भी रिस्क में है, मींस कंपनी उसको पूरे का पूरा वापस भी कर सकती है ना। सेकंड केस आता है बच्चों पार्शियल रिफंड। पार्शियल रिफंड का मतलब है कि आपने 1 लाख जमा कराया, आपको शेयर्स हुए कम अलॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग आपने 1000 शेयर्स अप्लाई करे थे, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एक सॉरी ये 10,000 शेयर्स अप्लाई करे थे। अब आपको शेयर्स 10,000 नहीं मिले, आपको सिर्फ मिले 5,000, ठीक है। तो सबसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक तो आपका पैसा जो एक्सेस है, बिकॉज अब आपने 5,000 शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा एक्सेस जमा कराया ना, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में आपका पैसा एज अ एडवांस पेमेंट मान के रख लिया जाएगा, और जो फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा वो रिफंड कर दिया जाता है ना। एक तो ये भी है, आपने हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहने का मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कुछ रिफंड भी करा जा सकता है और कुछ कंज्यूम भी करा जा सकता है अलॉटेड शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या रहती है बच्चों, कि जितना पैसा शेयर एप्लीकेशन में पड़ा है, लेट सपोज पूरी पूरी सब्सक्रिप्शन है या थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, जितने शेयर्स इशू करे थे उसे थोड़े से कम हुए हैं, तो कहने का मतलब जितना पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में है, हो सकता है वो पूरे का पूरा भी कंज्यूम हो जाए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब बच्चों प्रैक्टिकली सिनेरियो रहता क्या है, कि जब आपको कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है ना, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट हो नहीं जाता, सेम डे। फॉर एग्जांपल
अगर ये पैसा मिला आपको फॉर एग्जांपल 5 सितंबर को, ठीक है, तो अलॉटमेंट 5 सितंबर को नहीं होगा। अलॉटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा टायरिंग होता है, बड़ा प्रोसेस है। कंपनी ऑफर लेटर इशू करती है, कंपनी ये आइडेंटिफाई करती है कि कितनों को अलॉटमेंट करना है, कितनों को नहीं करना है। तो मींस शेयर्स अलॉट होने में टाइम लग जाता है, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, है ना। अगर मान लो 5 सितंबर को हुआ है, हो सकता है अलॉटमेंट 25 सितंबर को मिले, ठीक है। मींस 25 सितंबर को शेयर सर्टिफिकेट मिले, पैसा आपने कंपनी को आज दे दिया, है ना। तो अब क्या आ गया इस चक्कर में, आ गया टाइम गैप। टाइम गैप आ गया ना, सेम डे अलॉटमेंट नहीं हो रहा, इसी वजह से तो हम टेम्परेरीली जो पैसा आया है, ठीक है, बैंक अकाउंट उसने बढ़ा दिया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बैलेंस करने के लिए लाइबिलिटी साइड में हमने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, जिसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मनी का पैसा हम वहां पे रखते हैं, ठीक है। अब ये टाइम गैप आ चुका है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस टाइम गैप के बीच में अगर 31 मार्च आ जाए कि जब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? मींस सर फिर होगा क्या? जितना पैसा आपने रिसीव करा है बच्चों, लेट्स सपोज कंपनी ने 10 करोड़ रिसीव कर लिया, इतना बिग कॉर्पस कंपनी ने रिसीव कर लिया, अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए, बीच में टाइम आ गया बच्चों 31 मार्च का, ठीक है। तो अब क्या है, इफ वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी बट नॉट अलॉटेड, बीच में 31 मार्च आ गया, अब तो आ गई दिक्कत वाली बात। सर दिक्कत वाली बात क्यों? क्योंकि बच्चों शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो वो जो पैसा है हम शेयर कैपिटल में तो अभी डाल नहीं सकते, ठीक है। तो फिर होगा क्या उस पैसे का? सर उस पैसे का अब हम कंपनी ये आइडेंटिफाई करेगी सबसे पहले कि ये चेक करो कि क्या शेयर्स अलॉट होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले अगर तो पूरे के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ए है जिसने 1 लाख रुपए एज अ शेयर एप्लीकेशन जमा करवाया, अब कंपनी ने आइडेंटिफाई करा कि यस भाई इसको ना पूरे के पूरे जितने इसने शेयर्स मांगे इसको मिल जाएंगे, तब तो बच्चों इसका 1 लाख रुपया, क्योंकि कल को शेयर्स मिल जा रहे हैं, तो कंपनी एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अकाउंट में डाल देगी। मतलब जितना इसने पैसा जमा कराया होगा वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा इस हेड के अंदर, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बट अगर कंपनी को यह पता लग गया कि भाई इसने 1 लाख तो जो दिया है ना, अब इसको शेयर्स नहीं मिल सकते, या कह सकते हो कम मिल सकते हैं, तो जितने पैसे के कॉरस्पॉन्डिंग शेयर्स नहीं मिल पाएंगे बच्चों, वो अब कंपनी के लिए बन गया वो पैसा लाइबिलिटी, तो वो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, हो सकता है कि शेयर्स अलॉटमेंट हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो जाए। दिक्कत आ जाती है अगर बीच में बैलेंस शीट बनाने की डेट आ जाती है, पैसा कंपनी के पास आ गया, पैसा कंपनी के लॉकर में पड़ा हुआ है, तो अब कंपनी को करना क्या? दिक्कत आ गई कि बीच में 31 मार्च आ चुका है बच्चों। क्लियर है? तो अब देखो क्या हो सकता है, अब खुद की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो शेयर्स अलॉट होने हुए, ठीक है, उस पैसे के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर तो पैसा चला जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। क्लियर है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये श्योर हो, चाहे अगर देखो बैलेंस शीट के बाद शेयर्स अलॉट होने हैं, बट ये डेड श्योर हो गया तब तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में पैसा चला गया। बट सेकंड ऑप्शन है, अगर ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि भाई जितना पैसा है या तो वो पूरे का पूरा ही शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, मींस पूरे का पूरा वापस कर दिया जाएगा, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पैसा है जो वापस करा जाएगा। तो बच्चों वो जो पैसा वापस करना है ना, अब वो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि जो तो शेयर्स का पैसा था, शेयर्स का पैसा था, वो कंपनी के ऊपर अभी आप समझो कि इमीडिएट लाइबिलिटी नहीं था, वो तो एक तरह से ऑनर्स फंड है ना, वो तो ऑनर्स फंड है, कंपनी के ऊपर अब कोई लाइबिलिटी एज सच सीधी सीधी नहीं है, इंटरनल लाइबिलिटी बन जाएगी। बट जो पैसा अब कंपनी ने वापस करना है, वो आएगी बच्चों कंपनी की लाइबिलिटी, एंड वो आ जाएगी करंट लाइबिलिटी बच्चों। अब होगा क्या देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमने पढ़ा ही है कि एक
अभी मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आप ध्यान में रख लो कि एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज का, ठीक है। तो ऐसी कोई लाइबिलिटी आ जाए जिसका कोई नाम पता ना हो, नाम पता कोई ना हो, तो हम उस करंट लाइबिलिटी के बीच में एक और सब सेक्शन क्रिएट करा है हमने, अदर करंट लाइबिलिटीज का। तो वो पैसा जो कि अब रिफंड करना ही पड़ेगा कंपनी को, वो हम बच्चों इधर डाल देंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं, मान लो 1 लाख रुपया कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन के तौर पे रिसीव करा, कम बीच में बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ गया, कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि 80,000 तो नॉन रिफंड होगा, बिकॉज शेयर्स अलॉट ही हो रहे हैं। 80,000 तो नॉन रिफंड है, एंड 20,000 ये रिफंड है बच्चों, ये रिफंड है। क्लियर? तो कंपनी क्या करेगी बच्चों, ये जो 20,000 है इसको डाल देगी एज अ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर भी अदर करंट लाइबिलिटीज में, एंड 80,000 ये डाल देगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के केस में। क्लियर है बच्चों? ये बहुत ही इजी है ना। तो मैं आगे अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि कंपनी ऐसा क्यों करती है कि भाई जितना पैसा शेयर एप्लीकेशन में डला है, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो कंपनी को क्यों रिफंड करना पड़ रहा है। ऑलरेडी बच्चों हम इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करता हूँ कि ऐसा कंपनी को क्यों करना पड़ता है। देखो, सबसे अब पहला रीजन आ जाता है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की कैपेसिटी थी 100 शेयर्स की, मींस उसने 100 शेयर्स ही कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशंस आ गई 150। अब आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कंपनी के पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं ओवर के केस में, कि जो एक्सेस 50 एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी करी जा सकती हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से पैसा कुछ एक्सेस आ गया, और एक्सेस को आपने एडजस्ट भी कर दिया। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने मान लो अलॉटमेंट का भी पैसा मान लिया साइडलाइन कर दिया, फर्स्ट कॉल का भी कर लिया, सेकंड कॉल का भी, फिर भी कुछ पैसा बच गया, तो वो पैसा हो जाएगा रिफंड। ठीक है? अब सर अगर तो बैलेंस शीट ना बनी होती फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था, फिर तो अलॉटमेंट डेट पर वो पैसा रिफंड हो जाना था, है ना? ऐसा ही चलता है, हम एंट्री पास कर देते हैं। बट अब बीच में आ गई बैलेंस शीट बनाने की बारी, तो जो वो पैसा रिफंड होगा, अब इस रीजन की वजह से इसको हम एज अ करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर करंट लाइबिलिटी सब हेड में शो करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब ये याद रखना, आपको हेड्स पता होने चाहिए कि सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी का हेड आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी। क्लियर है? अब लाइबिलिटी फर्दर 2 टाइप्स की है बच्चों, करंट एंड नॉन करंट। आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी के टाइम आप सिर्फ हेड याद कर लो, करंट एंड नॉन करंट। करंट के फर्दर, करंट के अंदर फर्दर अदर करंट लाइबिलिटी का जो हेड होगा बच्चों, वहां पे वहां पे ये जो रिफंड होने वाला पैसा है वो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो रीजन ये आ गया। सेकंड रीजन बच्चों आ जाता है एक्सेस बियॉन्ड एडजस्टमेंट। ये भी वही केस है बच्चों, मिलता जुलता केस है। एप्लीकेशन का पैसा कुछ आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, आपने क्या करा, जो एक्सेस पैसा था वो अलॉटमेंट स्टेज का भी एडजस्ट कर लिया, आपने उसको फर्स्ट कॉल में भी कर लिया, सेकंड कॉल में भी कर लिया, आप ऐसे ऐसे हर एक स्टेज पे आप करते रहे, ठीक है। फिर भी आपके पास कुछ पैसा एक्सेस रह गया, तो बच्चों वो रिफंड होने वाला जो पैसा है वो क्या है, वो लाइबिलिटी है। वो शेयर कैपिटल में जाएगा नहीं जाएगा सर, है ना? क्योंकि शेयर कैपिटल का पैसा तो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, अब वो पैसा इंटरनल लाइबिलिटी नहीं रहेगा, वो रिफंड करना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन गया। तो मीनवाइल जब तक वो रिफंड नहीं हो जाता, हम उसको करंट लाइबिलिटी के अंदर एक सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी, हम वहां पे शो करेंगे। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है ना? अच्छा, अब एक थर्ड रीजन और भी हो सकता है कि कंपनी क्यों पैसा वापस करती है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन फेलियर। बच्चों मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स में ऑलरेडी समझाया था ना, कि अगर 90% से कम इशू सब्सक्राइब हो तो विद इन 15 डेज कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है। यही टर्म एंड कंडीशन होती है।
इसी वजह से तो कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है कि भाई हमारा जो इशू है वो फेल नहीं होना चाहिए, चाहे आप हमारे से कमीशन ले लेना, बट ये इशू हमारा फेल नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर सपोज 80% एप्लीकेशंस आई, मान लो कंपनी ने 100 शेयर इशू करे, 80 ही सब्सक्राइब हुए, तो भाई जो 80 से पैसा लिया ना, जो 80 से आपने एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी पैसा लिया है, वो कंपनी को अब वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर तो बीच में टाइम आ जाए, सपोज अब इशू ही फेल हो गया, तो अब तो अलॉटमेंट तो होने वाला नहीं है, तो अब तो वापस करेगी कंपनी। बट अगर कंपनी को बीच में बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई, दैट इज बीच में अगर 31 मार्च आ जाती है, बीच में अगर 31 मार्च आ जाती है, तो कंपनी को अब वो पैसा अभी तक तो वापस नहीं करा, तो वो लाइबिलिटीज में कहीं पे शो करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में वो पैसा जा नहीं सकता, शेयर कैपिटल में वो पैसा नहीं जा सकता। क्लियर है बच्चों? तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में भी नहीं जा सकता, बिकॉज अलॉटमेंट ही नहीं होना। तो सारे का सारा वो पैसा, बिकॉज इशू ही फेल हो गया ना, तो वो लाइबिलिटीज के अंदर जो फर्दर सब सेक्शन है अदर करंट लाइबिलिटीज का, ये पैसा वहां पे जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि कंपनी को पैसा वापस करना पड़ रहा है। बच्चों देखो, जिसके पास पैसा आ जाए उसको क्यों मना है कि वापस करने का? ये कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं जिनके तहत कंपनी को वापस करना पड़ता है। ठीक है? तो एक बार ये तीनों केसेस का हम जो मैंने अभी तक जो हमने पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है? सबसे पहले पेंडिंग अलॉटमेंट का केस, एक है रिफंड का केस। ठीक है? अगर अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है बट सर्टेन है, मींस कि अलॉटमेंट आपका होगा जरूर। ठीक है? तो होना जरूर है, तो अब आपको क्या है, बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ गया। अलॉटमेंट होगा बैलेंस शीट के बाद, नो डाउट। अभी मतलब ये तो डेड श्योर हो गया कि भाई शेयर्स मिलेंगे, तो कहने का मतलब ये आउटसाइड लाइबिलिटी में ये पैसा हमने शो नहीं करना, ये एक तरह से टेम्परेरी इक्विटी का पैसा है। आप ये मान सकते हो कि बंदों ने एडवांस पैसा दे दिया, ठीक है, शेयर्स का, शेयर्स उनको अभी बाद में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो सारे का सारा पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में शो करेंगे। क्लियर है? बैलेंस शीट में बच्चों जस्ट प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। हमें थ्योरेटिकली तो पता ही है कि अगर कोई पैसा आया है तो उसने एसेट साइड भी एंट्री लेके आनी है, उसने लाइबिलिटी साइड भी लेके आनी है, बट प्रेजेंट कैसे करना है वो मैटर करता है। ठीक है ना? अच्छा, जो पैसा फिर उसके बाद रिफंड होगा, ठीक है, वो रिफंड होने वाला पैसा वो कंपनी की लाइबिलिटी है। क्या सर करंट है कि नॉन करंट है? ऑफ कोर्स करंट है, बिकॉज 12 मंथ से पहले कंपनी ने पे करना है। करंट तो हो गया सर, करंट के अंदर तो बहुत सारे हेड्स आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अदर करंट लाइबिलिटीज का जो सब हेड है ना करंट लाइबिलिटी के अंदर, वहां पे ये पैसा आपको प्रेजेंट करना है, ताकि बैलेंस शीट देखने वाले को क्लियरली पता चल सके कि ये कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, तो अभी शेयर्स नहीं मिल पाए। रीजन कुछ भी हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन था, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना करने के कारण फेलियर आ गया। रीजन कैन बी एनीथिंग, बट द फैक्ट इज कि शेयर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो वो पैसा अब डेट है, वो अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर शो करा जाएगा। ठीक है? तो एग्जाम टिप बच्चों आपके लिए कि 31 मार्च का रूल है। ठीक है? आपको सिर्फ चेक क्या करना है, सिंपल। अगर 1 लाख रुपया एज अ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आया है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि क्या शेयर्स अलॉट होंगे, क्या शेयर्स अलॉट होंगे, ये क्वेश्चन। अगर तो क्वेश्चन यस है, अगर तो क्वेश्चन यस है, तो वो सारे का सारा पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर आपका कोई आंसर नो है, तो वो सारे का सारा पैसा करंट लाइबिलिटी के अंदर जो सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी, वहां पे। और अगर क्वेश्चन आपका आंसर मिक्स है कि भाई 80,000 के कॉरस्पॉन्डिंग तो अलॉटमेंट हो जाएगा, जो 20,000 है ये पैसा एक्सेस है, तो ये जो एक्सेस वाला पैसा है ना जो रिफंड होना है, ये आपका अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा बच्चों। एंड ये जो पैसा 80,000 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे शेयर्स, इसको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अकाउंट में डाल दो पैसा, मतलब आप दो पार्ट्स में कर दो।
क्लियर है? आप सिंपल इतना ध्यान रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो पैसा एज़ अ शेयर एप्लीकेशन आया है, उसको कौन से अकाउंट में, कौन से हेड में आपको शो करना है। क्लियर है? बहुत ही ईज़ी एंड सिंपल टॉपिक था बच्चों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए, तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको आंसर करा जाएगा। और लास्ट में बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहीं पे बच्चों ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।